Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is agriculture. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, राइट. तो आप लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया. हम लोगों ने फार्म सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि हमारा जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग है बच्चों उसको हम लोग एज अ सिस्टम देखते हैं दैट इन्वॉल्व्स इनपुट्स, द प्रोसेसेस एंड आल्सो द आउटपुट, राइट. और हम लोगों ने देखा ह्यूमन इनपुट्स क्या होता है, फिजिकल इनपुट्स क्या होता है, राइट. और लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया दैट डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस कि वहां पे टोपोग्राफी ऑफ सॉइल कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उसके बेसिस पे अपार्ट फ्रॉम डिमांड ऑफ द प्रोड्यूस और लेबर कैसा लगना चाहिए एंड ऑल्सो ऑन द लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग डिवाइड करते हैं फार्मिंग को इन टू मेजर टाइप्स, राइट. उसके बाद हम लोग ने देखा कौन से टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग है. एक है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है हमारा कमर्शियल फार्मिंग. ओके, और हम लोग ने सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था इन आवर लास्ट क्लास. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बच्चों? सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली, राइट. तो बेसिकली सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ होता है? सो इट इज डन ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड और इसके लिए लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है. ओके, और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके, और उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइट. और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम लोग ने क्या देखा कि इसमें क्या होता है कि अगर एक फार्मर की हम बात करते हैं, उसके फैमिली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कल्टीवेशन होता है एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे और सिंपल टूल्स यूज किए जाते हैं. आपको याद रखना होगा कि सबसिस्टेंस फार्मिंग एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे होता है और टेक्नोलॉजी जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा मशीन्स नहीं यूज किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पे किया जाता है? बेसिकली एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे एंड इट इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द डिमांड्स और मीट द नीड्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली, राइट. तो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे होता है. और उसके बाद अगर हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप देखो कि बेसिकली लॉन्गर डेज हो विथ एडिक्वेट सनलाइट एंड ऑल्सो वाटर अवेलेबिलिटी जहां पे ज्यादा हो वहां पे सबसिस्टेंस फार्मिंग अच्छे से किया जाता है. और इसमें हम लोग बात करें इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की, राइट. और कौन सा मेजर एरिया है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का? सो इट इज इन द मॉनसून एरियाज जो हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, हमारे कंट्री का, हमारे वर्ल्ड का, राइट. तो पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ चाइना, यहाँ पे अच्छे से इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस किया जा सकता है. Okay, again we also talked about the crops that can be grown in intensive subsistence farming. तो उसमें हमने देखा that rice is the major or the main crop. Apart from that there are some other crops like wheat, barley. Okay, तो ये सारे crops भी grow किए जाते हैं in intensive subsistence farming, right? तो ये सारे points हम लोगों ने last class में discuss कर लिया था. Now in today's class we are going to talk about primitive subsistence agriculture और primitive subsistence farming. राइट. तो आप लोगों ने देखा कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का टू टाइप्स है. प्लीज रिमेंबर इसमें आप कंफ्यूज भी मत होना कि कौन किसका टाइप है. टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग है हमारे. पहला है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है हमारा कमर्शियल. ओके, और अगर हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे हैं या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं बच्चों, सो दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक है इंटेंसिव जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया और दूसरा है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और फार्मिंग. अब हम लोग देखते हैं कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है. नाउ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. अब इसमें दो टाइप का फार्मिंग किया जाता है बच्चों, ये दो टाइप का कल्टीवेशन होता है. एक है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है हमारा नोमैडिक हर्डिंग. ओके, अब एक एक करके हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में समझने वाले हैं और नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब अगर हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें बच्चों तो वो कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन.
एंड अगेन मैं रिमाइंड करूंगी कि अमेज़न बेसिन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, राइट? अगर हम लोग अमेज़न बेसिन की बात करें तो वो कहां पर है? इट इज इन साउथ अमेरिका। तो ये जो मैं आपको मैप में पॉइंट कर रही हूँ बच्चों, ये हमारा अमेज़न बेसिन, ओके? इसके अलावा ट्रॉपिकल अफ्रीका का जो रीजन है दैट इज नॉर्दर्न पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंट्रल अफ्रीका का जो पार्ट है बच्चों, ये हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका, ओके? पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं तो ये आप देखो, ये जो हमारा रीजन है दैट इज पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके? आप इंडिया के मैप में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे कंट्री का, फॉर एग्जांपल आसाम का जो रीजन है, नागालैंड का रीजन है, जो हिली एरियाज है बच्चों, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, ओके? तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है? एक हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और दूसरा हमारा नोमैडिक हर्डिंग है। और मैप के थ्रू इजीली आप बता सकते हो कि कौन कौन से रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके? यहाँ पे आप मैप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन कि व्हाट इज दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके? तो मैं आपको एक एक करके ये सारे पॉइंट समझाती हूँ। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। सो प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। सो बेसिकली बच्चों इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहा जाता है, ओके? तो इसमें क्या होता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है जिसको सबसे पहले क्लियर किया जाता है। मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है, अगर हम लोग हिली एरियाज की बात कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे पेड़ होंगे, है ना? तो सबसे पहले उस पूरे रीजन को यहाँ पे क्लियर किया जाता है। उस पूरे रीजन को क्लियर करने के बाद पूरे एरिया को बर्न किया जाता है, ओके? और हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से ही बुलाते हैं, ओके? इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है बिकॉज हाउ इट इज प्रैक्टिस, द वे हाउ वी डू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसकी वजह से इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, राइट? सो अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। पहला पार्ट ये होता है। नाउ द एशेस आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड द क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों कि ऑब्वियसली अगर हम किसी लैंड को जला रहे हैं तो लैंड जलाने के बाद वो एशेस होंगे, है ना? सो बेसिकली उस एशेस को क्या किया जाता है? दे आर मिक्स्ड विद द सॉइल, ओके? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसलिए एशेस को मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, राइट? तो आप समझ सकते हो कि पूरे एरिया को बर्न क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एशेस। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होते हैं, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कौन कौन से क्रॉप्स हैं। तो क्रॉप्स है यहाँ पे मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा। तो ये सारे क्रॉप्स है बच्चों बेसिकली जो इस रीजन में ग्रो किए जाते हैं। नाउ आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबैंडन्ड and the cultivator moves to a new plot। तो इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आप देखो when the soil it loses its fertility, जब सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कमने लगती है तो लैंड को छोड़ दिया जाता है, राइट? तो वहां पे कोई भी अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है तो सबसे पहले जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि पहले पूरे एक एरिया को क्लियर किया जाता है, राइट? उसके बाद पूरे एरिया को बर्न किया जाता है। नाउ द एशेस, ओके? इस बर्निंग से जो एशेस प्रोड्यूस होता है बच्चों उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है एंड आफ्टर दैट द क्रॉप इज ग्रोन, राइट? अब यहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है वंस द क्रॉप्स दे आर ग्रोन एंड द सॉइल इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी, राइट? कि धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी वो धीरे धीरे घटने लगता है या कम होने लगता है एंड आफ्टर दैट द लैंड इज अबैंडन्ड, लैंड को छोड़ दिया जाता है और जो कल्टीवेटर है दे मूव टू अ न्यू प्लेस और वहां पे वो इसी तरीके को फॉलो करते हैं। इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है कि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग शिफ्ट करते करते इस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। तो आप इससे भी कंफ्यूज मत होना, आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, प्लीज रिमेंबर द नेम्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है। एक नाम मैंने आपको बताया स्लैश एंड बर्न, उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वहां पे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, राइट? और ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो आप टेबल से वो सारे नाम याद रख सकते हो, राइट? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। व्हाई स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? बिकॉज सबसे पहले ट्रीज को स्लैश किया जाता है या कट किया जाता है एंड आफ्टर दैट द होल प्लॉट ऑफ लैंड इट इज बर्न्ड, राइट? इसलिए हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन भी कहते हैं, ओके? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा यहाँ पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नोमैडिक हर्डिंग। तो हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात करें बच्चों, तो ये पॉइंट आप याद रखना, राइट?
और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में दो है। एक है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया और किस तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, अब दूसरा है हमारा नोमैडिक हर्डिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये टर्म समझना है, दैट इज नोमैडिक। नोमैडिक क्या होता है? बेसिकली नोमैड्स आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोग सेटल्ड कम्युनिटीज नहीं होते बच्चों, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, राइट? और ये जो हर्डिंग होता है बेसिकली क्या होता है कि इनके पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स या लाइव स्टॉक होता है, जिसके साथ वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। नाउ इनका काम क्या होता है बच्चों? बेसिकली दिस इज दे आर डूइंग रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि नोमैडिक हर्डिंग ये कहां पे किया जाता है और इसमें होता क्या है, राइट? So, nomadic herding is practiced in the semi-arid and the arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. Again, जो आपका वर्ल्ड मैप है वहां पे आप लोकेट कर सकते हो। सहारा कहां पे? इट इज इन अफ्रीका, राइट? इसके बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से क्लास 7 में पढ़ा है, राइट? तो सहारा डेजर्ट इट इज इन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया का जो रीजन है। और अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप देखो पार्ट्स ऑफ राजस्थान में और जम्मू एंड कश्मीर में नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस किया जाता है। और नोमैड्स के बारे में मैंने आपको बताया दैट नोमैड्स आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर नॉट दी सेटल्ड कम्युनिटीज, इसलिए उनको नोमैड्स कहा जाता है। ओके, नाउ what happens in the nomadic herding? So in this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. तो इसमें आप देखो कि इस टाइप के फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होते हैं, हर्ड्समैन कौन होते हैं बच्चों? सो इनके पास बहुत सारे एनिमल्स, जो इनके ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास शिप्स हो सकता है, कैटल्स हो सकता है, गोट्स हो सकता है ना? जो इनके पास लाइव स्टॉक है, उनके साथ ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं with their animals for fodder and water, basically for food and water along defined routes. अब इनका एक defined routes है और वो एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करते हैं in search for food and water. और ये क्यों होता है? Now this type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. So basically क्या होता है बच्चों? ये तो हमें पता है कि seasons change होते रहते हैं, है ना? और definitely जितने भी इनके पास group of animals हैं, they are not adapted to every situation or every season. So definitely seasons की वजह से, climatic conditions की वजह से इनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता है, and also according to the terrain, कि जहाँ पे कौन से crops grow रहे हैं, जो इनके पास herds है या जो इनके पास group of animals है, तो कहाँ पे कौन crops मिलेंगे जिसके ऊपर ये एनिमल्स बेसिकली ग्रेज करते हैं। ओके, सो इस दोनों रीजन की वजह से क्या होता है, दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या फिर टेरेन की वजह से। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ हर्ड्समैन। ओके, तो ये नोमैड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर ग्रुप ऑफ गोट्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी गोट्स हैं इनके लाइव स्टॉक है। ओके, तो ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं सो दैट दे कैन गेट द फूड एंड वाटर, राइट? तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। सो प्लीज कीप इन माइंड हियर। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं? सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। कौन कौन से एनिमल्स को रियर किया जाता है? एग्जाम्पल में आपका शीप्स, अगेन कैमल्स, अगर हम लोग राजस्थान रीजन की बात कर रहे हैं, याक्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फेमस है, एंड ऑल्सो गोट्स जो सबसे कॉमन है। अब इनसे हमें क्या मिलता है? सो दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, wool, hides and other products to the herders and their families. और ये जो livestock है बच्चों, ये हमें क्या देते हैं? So obviously they are providing milk. अगर हम लोग कैटल्स की बात कर रहे हैं, गोट्स की बात कर रहे हैं या शिप की बात कर रहे हैं, राइट? कैमल भी मिल्क देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मीट मिलता है। अगर हम शिप की बात कर रहे हैं या याक की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उससे हमें वुल मिलता है। और हाइड्स दैट इज एनिमल स्किन, जिससे बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। Okay, so these are the products that the herders and their families they get from rearing these livestock. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ओके, कैटल्स आप देख सकते हो, शीप्स आप देख सकते हो, कैमल्स आप देख सकते हो, राइट? सो नोमैडिक हर्डर्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर, दैट इज फूड एंड वाटर, एंड ऑल्सो व्हाई दे आर मूविंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने लगता है, सो ऑब्वियसली अडेप्ट करने के लिए इनको एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना पड़ता है, जो इनका एक डिफाइंड रूट्स है। Okay, so basically these are the important points here that you have to remember in primitive subsistence farming, right? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the primitive subsistence farming.
राइट? तो ये हमारा दूसरा टाइप है सबसिस्टेंस फार्मिंग का। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है कॉमन? सो इट इंक्लूड्स नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है बच्चों? एक प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है और जो एशेज होते हैं उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है सो दैट इट कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द क्रॉप्स आर ग्रोन देन। ओके, और इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, राइट? उसके अलावा हम लोग ने नोमैडिक हर्डिंग के बारे में देखा। सो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग व्हाट हैपेंस, तो हर्डर्स जो होते हैं या हर्ड्समैन जो होते हैं बच्चों, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर एंड दे आर मूविंग इन अ डिफाइंड रूट्स, ओके? एंड आल्सो दे मूव बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड आल्सो बिकॉज ऑफ टेरेन, कि किस रीजन में बेसिकली कौन से अच्छे क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं। तो बेसिकली उन सारी रीजंस की वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपको समझना होगा, राइट? सो आज की क्लास में इतना ही। In our next class, we are going to discuss more about the types of farming. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.